नाभिकीय विखंडन, फिजन और फ्यूजन दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। बात विखंडन की है ये, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में कोई भी हेवी परमाणु पर स्लो न्यूट्रॉन भेजे जाते हैं। शब्दों पर ध्यान देना, स्लो न्यूट्रॉन। क्यों? फास्ट न्यूट्रॉन क्या करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी हेवी न्यूक्लियस पर फास्ट न्यूट्रॉन भेजा जाए तो फास्ट न्यूट्रॉन उसके साथ जुड़ जाता है और वास्तव में उसके परमाणु भार को बदल देता है। मतलब वह उसे तोड़ता नहीं बल्कि उसमें जुड़ जाता है। इसलिए फास्ट न्यूट्रॉन की रिएक्शन होगी तो वहां पर एक नया तत्व बन जाएगा, जबकि स्लो न्यूट्रॉन की रिएक्शन होने पर वह टूट जाता है दो छोटे नाभिकों में, जैसे यहां बनता है बेरियम और क्रिप्टॉन। ये फिजन की बात कर रहे हैं हम, नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे हैं। 141, 92 और 30N एनर्जी। 30N का मतलब ऐसा मत सोचना कि 3 ही न्यूट्रॉन बनते हैं, बनते तो हजारों हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल से कभी 20 बनते, कभी 15 बन जाते हैं, लेकिन 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें से अधिकतर फास्ट है, वो चले जाएंगे। 3 ऐसे होते हैं एवरेजन जो स्लो न्यूट्रॉन की भूमिका में होंगे। अब ये स्लो न्यूट्रॉन जो 3 बन गए तो क्या वहां यूरेनियम का एक ही मॉलिक्यूल होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा कि यूरेनियम का एक परमाणु होगा, यूरेनियम 10 ग्राम 20 ग्राम लिया होगा जिसमें लाखों मॉलिक्यूल होंगे। तो एक मॉलिक्यूल जैसे ही ब्रेक हुआ तो उसने क्या कर दिया? 3 न्यूट्रॉन बना दिए, और जैसे ही वहां 3 न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन बन गए तो रिजल्टेंट ये होगा कि कुछ समय के बाद अब 3 यूरेनियम टूटना शुरू करेंगे, और जब 3 यूरेनियम टूटना शुरू करेंगे तो वह भी क्या बनाएंगे? 3 न्यूट्रॉन। फिर कुछ समय के बाद कितने न्यूट्रॉन, कितने यूरेनियम टूटना शुरू करेंगे? 9। पहले एक ने 3 न्यूट्रॉन बनाए, उन 3 न्यूट्रॉनों ने क्या काम शुरू कर दिया? 3 अलग यूरेनियम को तोड़ना शुरू किया। तो हर एक यूरेनियम से फिर कितने बनते चले गए? 3 न्यूट्रॉन। उन 3 न्यूट्रॉनों ने फिर से काम क्या शुरू किया होगा? 3 यूरेनियम को तोड़ना। तो 3 पहले 1 से 3 से 9, 27। कुछ ही समय के बाद हजारों की संख्या में यूरेनियम टूटना शुरू हो जाएंगे। इसी को नाम देते हैं हम चेन रिएक्शन। और इस चेन रिएक्शन को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो उसे कहेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन, जिसका हम यूज करेंगे फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में। और अगर इसे अनकंट्रोल होने दिया जाए तो उसी को हम कहेंगे अनकंट्रोल रिएक्शन, जिसका यूज होगा फिर एटॉमिक बम में। फिर शब्दों पर ध्यान देना, जब भी यूरेनियम जैसे किसी तत्व पर या यूरेनियम जैसे किसी रेडिएक्टिव पदार्थ पर 0 मतलब स्लो न्यूट्रॉन भेजा जाता है तो वह 2 छोटे परमाणुओं में टूट जाता है और साथ ही साथ 3 स्लो न्यूट्रॉन जन्म देता है। बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका कंपैरिजन अगर आप करना चाहो तो ये मान के चलना कि अगर 1 टन कोयला जलाया जाए, 1 टन मतलब 10 क्विंटल कोयला जलाया जाए, तो जितनी हीट आपको मिलेगी उतना 1 ग्राम यूरेनियम आपको उतनी हीट देने में ताकत रखता है। इतनी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और इसका बड़ा कारण होता है एनर्जी के रिलीज होने का E = mc²। जब भी कोई मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो लकड़ी को हम जलाते हैं तो वहां क्यों नहीं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? तो याद रखिएगा, लकड़ी में मास बदल नहीं रहा एनर्जी में। लकड़ी में आप केवल और केवल उसके बॉन्डिंग को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और ये जो घटना हो रही है इसमें क्या हो रहा है? मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो जहां पर भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इतनी ही मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस वजह से
परमाणु बम बनाने में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है या इस अभिक्रिया में इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिजन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस बन रहे, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। पहली बार देखना, कहानी के रूप में अगर समझना चाहें, पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो जर्मनी में तानाशाह कौन थे? हिटलर। तो हिटलर ने सभी यहूदियों को मारने का आदेश दे दिया था। उसमें से दो यहूदी जो वैज्ञानिक थे, ये दोनों के दोनों इसी पर काम कर रहे थे, लेकिन जब ये रेडिएक्टिवता पर काम करके परमाणु बम या इस रिएक्शन के नजदीक पहुंचे ही थे और इस रिएक्शन के रिजल्ट उन्हें मिलने ही वाले थे, उन्हें मालूम पड़ा कि हिटलर ने उन्हें मारने का आदेश भेज दिया है। तो ये लोग भागे और अमेरिका पहुंचे। लेकिन इसी लेबोरेटरी के नीचे एक महिला कार्य कर रही थी। उसने जब इसके रिजल्ट देखे तो उसने ये रिजल्ट उन्हें खत के रूप में पहुंचाए। मतलब वास्तविक रूप से परमाणु बम की उत्पत्ति जर्मनी में हुई थी, लेकिन जब ये पूरी जानकारी अमेरिका में उनके पास पहुंची तो उनके अंदर एक गुस्सा था कि वो हिटलर से बदला लेना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने कहा, अमेरिकन सरकार से बातचीत करने की कोशिश हुई कि भाई अमेरिकन सरकार अगर इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए तैयार हो जाए तो पैसे की जो पूर्ति चाहिए थी वो अमेरिकन सरकार देगी और हम ऐसा कोई हथियार बना पाएंगे। लेकिन अमेरिकन सरकार मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात कोई सादी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति तो मुलाकात कर नहीं सकता है, भले आप वैज्ञानिक भी हो। उस जमाने में सबसे ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय? आइंस्टाइन साहब। वो जानते थे कि अगर आइंस्टाइन मिलना चाहेंगे तो उन्हें कोई मना नहीं करेंगे। तो ये लोग गए आइंस्टाइन के पास मिलने के लिए, उनसे सारी बातचीत की और उनसे कहा कि हमारे माइंड में एक प्रोजेक्ट है जो हम चाहते हैं कि सरकार बनाने में हमारी मदद करे। पर आइंस्टाइन साहब ने संन्यास ले लिया था, मतलब किसी प्रकार के खोज, अब वो केवल और केवल किसी प्रकार की फिलॉसफी देना और चीज़ों को समझाने में मदद करते थे। तब उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी बातें समझ में तो नहीं आई है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं मुलाकात करा देता हूँ। इन्होंने मुलाकात करने में मदद की और तब एक प्रोजेक्ट सामने लाया गया कि अब परमाणु बम बनाया जा सकता है। तब पहली बार जब ये एक्सपेरिमेंट के लिए गए अमेरिकन अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने यूरेनियम का एक टुकड़ा रेगिस्तान में रख दिया और कहा देखिए अब इसमें विस्फोट होगा। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा हो गया, लेकिन विस्फोट होने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग घंटे 1.5 घंटे के बाद वो अधिकारियों ने कहा कि ये कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं है क्योंकि विस्फोट हो ही नहीं रहा है। तब पहली बार खोज हुई थी सब क्रिटिकल मास की। सब क्रिटिकल मास का मतलब एक ऐसा मास जिसमें विस्फोट नहीं होता है अपने आप, और इस मास की खोज के बाद ही परमाणु बम बनने का रास्ता साफ हो गया। आज मैं परमाणु बम बनाना सिखा रहा हूं, आप घर पर भी बना सकते हैं। अगर यूरेनियम के सब क्रिटिकल मास मतलब जिसमें विस्फोट नहीं होता है, इनको किसी रिंग में जमा कर दिया जाए तो देखना परमाणु बम किस प्रकार से काम करते हैं। ये परमाणु बम होता है जिसमें ये यूरेनियम का मास है, पूरी तरह से यूरेनियम 235 है ये, पर इनमें विस्फोट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सब क्रिटिकल मास है जिसमें विस्फोट नहीं होता है। विस्फोट के लिए एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए, तब जाकर विस्फोट शुरू होता है। तो परमाणु बम जो होते हैं उसके पीछे TNT लगाया जाता है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। ये विस्फोटक होता है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन डायनामाइट का ही एक सब्सटेंस है, बस इतना ही है कि वह जब सॉलिड फॉर्म में बदला जाए तो उसका नाम रख दिया जाए डायनामाइट। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन को जब भी मान लीजिए कि हमने विस्फोट पाकिस्तान पर करना है तो वहां पर आप इसको लेकर जाएंगे और TNT को फोड़ेंगे। तो जैसे TNT टूटेगा तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जब ये सभी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाएंगे तो एक ऐसा मास क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे क्रिटिकल मास। और इस क्रिटिकल मास में अब अपने आप न्यूट्रॉन जो इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं वो न्यूट्रॉन इन्हें ब्रेक करेंगे और चेन रिएक्शन अब स्टार्ट होगी। और कुछ ही समय में इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी कि लगभग 20 से लेकर 30 किलोमीटर लंबे दायरे में तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा।
और इतना हाई टेम्परेचर ये रहेगा कि उस दायरे में अगर लोहा भी था तो वह वायु के रूप में बदल जाएगा। वायु मानव की हड्डियां तक किसी भी प्रकार से ठोस फॉर्म में या द्रव फॉर्म में नहीं होगी, पूरी तरह से गैसीय स्ट्रक्चर होंगे, मतलब वहां पर कोई ठोस संरचना सतह पर तो आपको नहीं मिलेगी। इतना हाई टेम्परेचर, और साथ ही साथ फिर एक गर्म वेव प्रोड्यूस होगी। वह गर्म वेव लगभग 100 किलोमीटर तक के दायरे में जाएगी, जहां का तापमान वह 100 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आ जाएगी, और इतने हाई टेम्परेचर में सभी प्लांट, सभी एनिमल झुलस कर मर जाएंगे। इतना बड़ा दायरा या इतना बड़ा एरिया वो कवर करता है। जनरली ये डिपेंड करता है कि परमाणु बम का साइज कैसा है, उसमें यूज किया गया यूरेनियम 235 कितना था, उसके अकॉर्डिंग यह अपने विनाश का दायरा बढ़ा सकता है। मतलब ऐसे भी परमाणु बम इस विश्व में देशों के पास हैं जो पूरा महाद्वीप भी खत्म कर सकते हैं, वैसे जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि किसी भी देश ने अगर परमाणु बम का उपयोग किया तो देश नहीं, लगभग पृथ्वी के तबाह होने की कहानी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब कहीं पर भी अगर परमाणु बम का विस्फोट हुआ, और बड़े परमाणु बम का विस्फोट हुआ जो भारत जैसे बड़े क्षेत्र को खत्म कर सके, ऐसा अगर किसी ने किया तो बहुत बड़ी मात्रा में धूल के कण आकाश में उठेंगे, और यह धूल के कण इतना ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं के बराबर पृथ्वी पर पहुंच पाएगी, अंधेरा छा जाएगा। परिणाम होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। साल, 2 साल, 5-10 वर्षों के बाद इस पृथ्वी पर से सभी के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा कि उन धूल के कणों को बैठने में 1000 से 2000 साल का समय लगेगा। तो क्या कोई भी ऐसा वैज्ञानिक है जो 1000 साल तक बगैर प्रकाश संश्लेषण के अपने आप को जिंदा रख पाएगा? इस वजह से किसी भी व्यक्ति का परमाणु बम उपयोग करना इस पृथ्वी को तबाह करने का केवल और केवल रास्ता है। फिर भी अमेरिका के पास और रशिया के पास इनका नंबर 1200-1300 में है। पहले 11,000 और 12,000 थे, तो उनमें सॉल्ट नामक ट्रीटी हुई थी। उस सॉल्ट नामक ट्रीटी के बाद नंबर कम करने की बात हुई थी, खत्म करने की नहीं। तो किसी के पास 1200 बम है, किसी के पास 1300, जबकि 2-3 बम ही उनके पास इतने सफिशिएंट है कि पृथ्वी को वह तबाह कर सकते हैं। अगर इस समय कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका विरोध करता है तो वो कहते हैं कि हमने इसे इसलिए सुरक्षित रखा हुआ है कि कल के दिन अगर पृथ्वी पर किसी अन्य ग्रह के लोगों ने हमला किया तो सुरक्षा का एकमात्र विकल्प परमाणु बम ही रहेगा। ऐसी वो कुछ प्रकार की अवधारणाएं बताते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक चीज हो गई। जैसे अब उत्तर कोरिया, जैसे मान लो कोई खराब स्टेट है, किसी का मूड खराब है कि हम तो मरेंगे ही, लेकिन तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। तो फिर जैसे उत्तर कोरिया हो गया, सोमालिया हो गया, सीरिया हो गया, ऐसे देश जिन्हें हम कहते हैं कि वो उनके सरकार अपने आप को नहीं, जैसे मान लो पाकिस्तान दुखी हो गया, उन्हें लग रहा है कि हम तो अब रह ही नहीं रहे हैं, तो ठीक है, जब हम नहीं तो तुम भी नहीं, और वो कहे कि हम तो मरेंगे ही, लेकिन पूरी पृथ्वी को लेकर मरेंगे। एक अंत पृथ्वी का कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कुछ लोगों का मस्तिष्क खराब हो जाए और वो इसको उठा ले या 2-4 बम 2-4 जगह उड़ा दे तो स्थितियां भयानक हो जाएगी। तो जितना कमाया होगा सब खत्म हो जाएगा, इसलिए खा पी लेकर जीवन का आनंद ले लिया जाए। कोई भरोसा नहीं है कि कब परमाणु बम का उपयोग हो जाए। इसका बचाव केवल और केवल है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का द्रव अगर पी लिया जाए तो उस पर रेडिएक्टिव असर कम होता है, असर कम होगा, लेकिन अगर नजदीकी बम हुआ है तो वो बॉडी को पूरी तरह से बर्न कर देगा, असर की बात कोई रहेगी नहीं। बस कुछ लोगों ने, जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए नीचे कुछ बनाई गई है चीजें कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो चले जाएंगे अंदर, तो वो अंदर चले जाएंगे, बाहर तो आएंगे ना कभी न कभी। जब बाहर आएंगे तो प्रकाश होगा नहीं, प्रकाश नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं तो समाप्ति तय रहेगी। आइए लिखिएगा। अनकंट्रोल को तो हम कहेंगे कि परमाणु बम में कंट्रोल हमें इंपॉर्टेंट है लिखना, कंट्रोल चेन रिएक्शन। देखो कंट्रोल कैसे होगी,
अगर मैं ये 3 न्यूट्रॉन जो है ना, इन 3 न्यूट्रॉन की जगह क्या कर दूं, 2 को एब्जॉर्ब करा लूं और केवल कितना रहने दूं, 1 ही, तो अब वो कुछ समय के बाद कितने मॉलिक्यूल को फिर से तोड़ेगा, 1, फिर 2 एब्जॉर्ब कर दूं, फिर केवल 1, तो उत्पन्न ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में होगी, लेकिन वो अनियंत्रित नहीं होगी। तो धीमे धीमे मैं उसी ऊर्जा से पानी गर्म करवा सकता हूं, पानी गर्म करने पर भाप बनेगी, उस भाप को रफ्तार से कहीं चलाया जाए तो वही हवा होगी, वह टरबाइन घुमाने में मदद करेगी, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। या जो बड़े जहाज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो पोत नहीं होते हैं, अभी जो विक्रांत हो गया, अगर ऐसे बड़े पोत हैं तो इन पोत को चलाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा काम नहीं करती है। जैसे अमेरिका में जो सबसे बड़े पोत है विश्व के, जो युद्ध पोत माने जाते हैं, उनको चलाने वाले के लिए भी परमाणु पनडुब्बिया ही है। मतलब वहां पर ये परमाणु संयंत्र ही ऊर्जा उत्पन्न करके इतने बड़े जहाज को आगे पीछे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उस जहाज की लंबाई चौड़ाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा है, चौड़ाई में 500-600 मीटर लंबा है। इतना बड़ा क्षेत्र अगर किसी पानी पर चलाना है तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा का सप्लाई भी इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल चेन रिएक्शन में लिख देना, यदि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, यदि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या नियंत्रित कर दी जाए, if number of neutron control in the chain reaction, if number of neutron control in the chain reaction, then it is called control chain reaction। यदि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में बनने वाले न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित किया जाए तो इसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। दिस रिएक्शन यूज इन द एटॉमिक रिएक्टर। देखना, अगर हम बात करें एटॉमिक रिएक्टर की, तो एटॉमिक रिएक्टर 2 टाइप के होते हैं। उसमें ईंधन मतलब कैसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने यूज किया है। देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजाइल, हिंदी में कहते हैं विखंडनीय, और एक होता है फर्टाइल, एक कहलाता है जननीय। फर्टाइल रेडिएक्टिव सब्सटेंस और फिजाइल रेडिएक्टिव सब्सटेंस, नई शब्दावली है, दोनों पर ध्यान देना। ऐसे रेडिएक्टिव सब्सटेंस जिसमें विखंडन हो सकता है और उसका उपयोग परमाणु बम बनाने में या उसी का उपयोग आप परमाणु रिएक्टर में कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो कैसे हैं, फिजाइल है। और दूसरे रेडिएक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं कि जिनमें विखंडन तो नहीं हो सकता, लेकिन वो विखंडन करने वाले परमाणु पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमने उनका नाम क्या रखा, जननीय, जननक्षम्य। जैसे थोरियम, भारत में मिलने वाला थोरियम है, अगर उसकी रिएक्शन न्यूट्रॉन के साथ कर दी जाए, फास्ट न्यूट्रॉन के साथ, तो फिर वो एक ऐसा थोरियम बना लेता है जिसमें विखंडन की प्रक्रिया क्या कराई जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। मतलब इनसे हम इस दुनिया में ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जिनका उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जा सकता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, जिनमें जननीय ईंधन का उपयोग करते हैं। ऐसे रिएक्टर कहलाते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर शब्द देखना, ब्रीड मतलब उत्पन्न करने वाले, ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर की खासियत होती है कि इनसे ऊर्जा भी मिलती है और इनसे बनने वाली जो राख होगी, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा, वो अपशिष्ट पदार्थ विखंडनीय पदार्थ हैं, उससे आप परमाणु बम कभी भी बना सकते हैं। इसलिए 1974 में जब परमाणु बम परीक्षण हमने किए नहीं थे, उसके पहले अमेरिका हमें सप्लाई करता था ऐसे पदार्थ
ब्रीडर रिएक्टर वाले, ताकि उससे हमारी ऊर्जा की उत्पत्ति भी हो जाए। और उसने शर्त रखी थी कि जो अपशिष्ट बनेगा वो कहाँ भेजोगे, हमें वापस अमेरिका को ही देना पड़ता था, ताकि उसी का उपयोग करके फिर वो क्या करता था, परमाणु बम। 1974 में जब भाभा साहब ने सारी बातें समझाई तो हमने यहाँ परीक्षण किए और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि आपने हमारे ही अपशिष्टों का उपयोग करके परमाणु बम किया, परमाणु बम बनाया, उसका परीक्षण किया। तब से अमेरिका और भारत के संबंध खराब हुए और अमेरिका ने भारत को किसी प्रकार के रेडिएक्टिव तत्व देने से मना कर दिया। और अमेरिका के मना करने का मतलब विश्व के वो सभी देश जो यूरेनियम का सोर्स रखते थे, उन सभी देशों ने भारत को देने से मना कर दिया। तब चोरी छुपे चीन के रास्ते से ही ये परमाणु भारत में पहुंचते थे, वो इनडायरेक्टली सही भारत में पहुंचाए जाते थे, वो ब्लैक तरीके, जैसे इस समय पाकिस्तान ब्लैक रास्ते से उसे लेकर आता है। तो भारत में फिर अब वर्तमान में हमने अपना बताया, साबित करके दिया कि हमने परीक्षण करने के बावजूद क्या कभी किसी देश पर हमला किया। हमने इसका उपयोग केवल शांति के लिए करने के उद्देश्य से परीक्षण किए हैं। हम इसका उपयोग केवल तभी करेंगे जब कोई हम पर उस शस्त्र से हमला करने की कोशिश करेगा या हमला करेगा, तब जाकर हम उस पर हमला करेंगे। लेकिन हम भारतीय लोग कभी भी इसका उपयोग शुरुआत में नहीं करेंगे। तो धीमे धीमे विश्व समुदाय को भारत की नीति समझ में आई और भारत के प्रति उनका विश्वास बढ़ता चला गया। तब ध्यान देना कि फिजाइल का मतलब इससे ऊर्जा तो बनेगी, लेकिन इसमें सीधा कौन सा पदार्थ यूज करते हैं, विखंडनीय, मतलब जिससे परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें परमाणु बम इससे नहीं बन सकता है। इसके बाद जो उससे बनेगा अपशिष्ट पदार्थ, उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। भारत में तो जितने भी कुंडलकुलम है और ये कलपक्कम है, सर ये एफडीआर यूज करते हैं। वो ब्रीडर रिएक्टर जैसा ही तकनीक है, लेकिन उसमें फर्टाइल सब्सटेंस यूज किया गया है, फर्टाइल सब्सटेंस यूज है। अब जरा चीजों को समझना क्या होता है रिएक्टर में, एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूं, कौन कौन सी चीजें होती है वो लिखते चलिएगा। सबसे पहले तो जहां पर भी परमाणु रिएक्टर बनाना होता है उसके चारों तरफ एक मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। और मोटी कंक्रीट की दीवार का मतलब इसकी मोटाई कोई सादी नहीं होती है, इतनी मोटाई होती है कि एक व्यक्ति आराम से इस पर सो सकता है। सो सकता है मतलब इस प्रकार से व्यक्ति को सुलाया जा सकता है। 8-10 फीट मोटी होती है ये, मतलब ये जो मकान है, ये जो कमरा है, इतनी मोटी दीवार होगी चारों तरफ। क्योंकि मान लीजिए कि गलती से किसी कारण से इसमें विस्फोट हो जाए तो विस्फोट इतना जितना भी मजबूत होगा तो वो दीवार को तोड़ पाए, इतनी ही शक्ति हो और उसकी शक्ति से या उसकी ऊर्जा से किसी को नुकसान न हो। तो सबसे पहले तो एक मोटी कंक्रीट की दीवार होती है और यहां से इस कंक्रीट की वॉल से कुछ रॉड लगाई जाती हैं बोरॉन और कैडमियम की। बोरॉन और कैडमियम की रॉड को हम कहते हैं कंट्रोल रॉड। कंट्रोल का मतलब नियंत्रक छड़े। रिएक्शनों को कितना बढ़ाना और घटाना है ये इन रॉड के द्वारा किया जा सकता है। देखना क्या होता है, बोरॉन और कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा एब्जॉर्बर है, मतलब न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं इन रॉड को पूरा अंदर डाल दूं, मान लीजिए रॉड मैंने पूरी अंदर डाल दी, अब ये रॉड भी पूरी अंदर चली गई और ये रॉड भी पूरी अंदर चली गई, तो इस अभिक्रिया में जितने न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे थे वो सभी क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और एब्जॉर्ब होने का मतलब अब वह किसी का विखंडन नहीं करेंगे। रिजल्टेंट आप कहेंगे कि नाभिकीय संयंत्र क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अब आप नाभिकीय संयंत्र को चालू करना चाहते हैं तो रॉड को क्या करिए, बाहर निकालिए। मान लीजिए आपने रॉड इतनी बाहर निकाली तो आप कहेंगे कि हमने शुरुआत का काम कर दिया है, मतलब कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। आपने आधी रॉड निकाल दी, आपने कहा कि संयंत्र से हम इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं जितनी की जरूरत है, और आपने पूरी रॉड अलग करवा दी, मतलब एक तरीके से, तो अब संयंत्र अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर रहा है। इससे सबसे अधिक मात्रा में अब जितना उत्पन्न हो सकती थी ऊर्जा वो पूरी उत्पन्न हो रही है। तो केवल ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, रॉड। जितनी रॉड अंदर जाती जाएगी रिएक्शन उतनी ही धीमे होती जाएगी, और जितनी रॉड आप बाहर खींचते चलेंगे रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा। जब पूरी रॉड बाहर कर देंगे तो रिएक्शन सबसे फास्ट रेट से होगी।
साथ ही साथ मॉडरेटर, इसमें मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में हेवी वाटर या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। भारी पानी या ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। मॉडरेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी स्पीड को केवल ये क्या करता है? कम। क्यों कम करवा रहे हैं हम न्यूट्रॉन की स्पीड? क्योंकि उन्हीं न्यूट्रॉनों से विखंडन होगा जो स्लो होंगे। फास्ट न्यूट्रॉन हुआ तो विखंडन नहीं होगा, वो तो कन्वर्जन कर बैठेगा। तो मुझे बताइए, जो ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है? फर्टाइल को फिजाइल में बदलना, जननक्षम्य पदार्थ को विखंडनीय पदार्थ में बदलना। तो वह स्लो न्यूट्रॉन करते कि फास्ट न्यूट्रॉन? और फास्ट न्यूट्रॉन करेंगे तो क्या उसमें कभी कोई मॉडरेटर रखा जाएगा? तो बस इतना ही बड़ा अंतर होता है कि ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि नॉर्मल रिएक्टर में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां हमें फास्ट न्यूट्रॉन की जरूरत और यहां हमें स्लो न्यूट्रॉन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आपने फास्ट न्यूट्रॉन भेजा तो वहां नया तत्व बन जाएगा, और स्लो न्यूट्रॉन भेजा तो वो टकराकर उसे तोड़ देगा। और हमें तोड़ना जरूरी होता है जब ऊर्जा बनानी हो या फिर हमें कुछ काम करवाना हो, और हमें केवल तत्व बनाना है, तत्व नया बदलना है, तो आप किस न्यूट्रॉन का उपयोग करेंगे? फास्ट न्यूट्रॉन। और उसके लिए आप मॉडरेटर का उपयोग फिर तो लिखते चल रहे आप लोग। कंट्रोल रॉड के रूप में किसका यूज होगा? बोरॉन और कैडमियम। मॉडरेटर के रूप में D2 और ग्रेफाइट। मॉडरेटर का काम क्या है? न्यूट्रॉन की स्पीड डाउन करना। और कंट्रोल रॉड का काम क्या है? न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करना। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी रिएक्शन स्लो होगी, जितना कम एब्जॉर्प्शन होगा उतनी स्लो रिएक्शन फास्ट होगी। और फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 239, यूरेनियम 237, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम का यूज फर्टाइल के रूप में हो सकता है, लेकिन थोरियम में विखंडन नहीं होता है। अब ये बात ध्यान देना, प्रकृति में जितना यूरेनियम है, हमारे लिए सबसे अच्छा यूरेनियम ये है, लेकिन प्रकृति में मिलने वाला अधिकतम यूरेनियम, इस वजह से यूरेनियम की कीमत महंगी होती है, क्योंकि वो यूरेनियम जो 235 प्रकार का होगा वो परमाणु बम के लिए बहुत ही बेहतर पदार्थ माना जाता है। पर ये रिएक्शन तो ही ठीक थी, इससे भी ज्यादा भयानक रिएक्शन सामने आई, उसका नाम रखा गया न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाभिकीय संलयन की खोज हुई, और न्यूक्लियर फ्यूजन की खासियत है कि दो हल्के परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी। कितनी बड़ी मात्रा में एनर्जी? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में 1 ग्राम यूरेनियम जलाने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका 8 गुना। मतलब एक न्यूक्लियर फ्यूजन का बम 8 परमाणु बम के बराबर है। अब बताओ कि एक परमाणु बम ही अपने आप में खतरनाक होता है, अगर इस रिएक्शन का उपयोग किया जाए और बम बना दिया जाए तो स्थितियां बहुत भयानक होगी। और ये वाला बम किसी देश को तबाह नहीं करेगा, ये गारंटेड पृथ्वी को तबाह कर देगा। भारत ने 1998 में पोखरण में जो परीक्षण किया था वो इसी बम का था, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि वो क्या हुआ था, असफल। बाद में कलाम साहब ने कहा था कि नहीं, वो परीक्षण सफल हुआ था, क्योंकि ये बात सबके सामने नहीं बताई जाती कि हमने हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है। देखना, इसी रिएक्शनों के बेस पर स्टार, तारे या सन
यह चमकते हैं या यह प्रकाश का सोर्स है। सूर्य के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में यह प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न सूर्य कर पाता है कि उसके जलने से दिन के समय इतना ज्यादा प्रकाश मिलता है। सोचिए कि वह कितनी रिएक्शन हो रही होगी वहां पर कि इतना प्रकाश इतना 1000 किलोमीटर जाने पर भी चमक रखता है। अब इस रिएक्शनों को पृथ्वी पर कर पाना संभव है। इस रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए जरूरी होता है बहुत उच्च ताप। बहुत उच्च ताप का मतलब लगभग यह रिएक्शन केवल तभी पॉसिबल होगी जब तापमान कितना होगा, 4000 डिग्री सेल्सियस। अगर पृथ्वी पर इतना तापमान उत्पन्न करा पाए तभी जाकर यह रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है, अन्यथा इससे निम्न ताप पर कभी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम नहीं बनाएंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर हाइड्रोजन गैस बना देंगे, लेकिन वह हीलियम में बदलेंगे नहीं। याद रखेंगे कि अगर इसे बनाना है तो अब हाइड्रोजन बम बन चुका है। जब भारत ने बना लिया तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका और रशिया ने बहुत पहले ही बना लिया होगा। इनके पास हाइड्रोजन बम की संख्या लगभग 400-500 के आसपास है, जबकि एक हाइड्रोजन बम ही किसी ग्रह को तबाह करने के लिए सफिशिएंट है। हाइड्रोजन बम देखो ऐसे बनाया जाता है, वो भी सिखा दे रहा हूं, घर पर आप ट्राई कर सकते हैं। हाइड्रोजन बम के सेंटर में होता है परमाणु बम। क्यों परमाणु बम लाए होंगे ये? परमाणु बम का काम केवल इतना ही है कि वह हाई टेम्परेचर 4000 डिग्री के आसपास का क्रिएट कर लेगा, और इसके चारों तरफ होते हैं लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड। जब परमाणु बम में विस्फोट होता है तो उस दायरे का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। रिजल्टेंट होता है कि लिथियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड टूट जाते हैं और हाइड्रोजनों के बीच में रिएक्शन होने से अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है और बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक हाइड्रोजन बम 8 परमाणु बम के बराबर होगा। इसलिए इसका उपयोग करना या सोचना भी अपनी मानव जाति को तबाह करने का प्लान माना जाए। कोई भी नहीं कर सकता, ना ही रशिया अमेरिका के लिए, ना अमेरिका रशिया के लिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति इसमें समाप्त नहीं होगा। उसके बाद जब ये बम गिरेगा, विस्फोट होगा, तो पृथ्वी की डायरेक्शन, पृथ्वी की स्थान कितने से बदलेंगे और को पृथ्वी नजदीक पहुंच जाएगी या दूर चली जाएगी सूर्य से, इस पर भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे ज्योग्राफिकल चेंजेस भी आएंगे, उसकी किसी को अभी कोई कल्पना नहीं है। इस वजह से अभी तो केवल इसके बारे में सोचना भी मूर्खता है, लेकिन अभी इसका कोई सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा की ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करें वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, उस रिएक्शन को कंट्रोल करने का बड़ा रोल था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खींच दो, रिएक्शन कंट्रोल। यहां पर रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए हमें क्या खींचने पड़ेंगे? हाइड्रोजन। इतने हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को संभाल पाना ही अपने आप में बड़ी बात है। इस वजह से इसे अभी कोई कंट्रोल करने वाला तकनीक नहीं खोजा गया है। सिलेक्शन ना हो तो यूपीएससी के बाद आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं और ऐसा क्षेत्र खोल सकते हैं जिसमें कि एक परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का भी उपयोग किया जा सकता है। लिख लीजिएगा, इसी का उपयोग करके क्या बनाया गया है? हाइड्रोजन बम। एक हाइड्रोजन बम 8-9 परमाणु बम के बराबर है। लिखिएगा अगला टॉपिक, अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, अम्ल व क्षार। Acid, such substance which convert blue litmus paper into red litmus paper। ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। सॉरी, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को
लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, सॉर, टेस्ट में यह खट्टे होते हैं। इनका पीएच 7 से कम होता है। सामान्यतः इसमें हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जनरली टेस्ट इज सॉर, pH is less than 7 and it's donate हाइड्रोजन आयन। सामान्यतः इसमें हाइड्रोजन आयन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जैसे H2SO4, HCl, HClO4। इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मुझे उम्मीद थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये HClO4। मैक्सिमम लोग HCl और H2SO4 तक रुकेंगे। HClO4 सबसे प्रबलतम अम्ल है। जितनी भी खट्टी चीजें आपको मिलेगी उस सभी में क्या है, एसिड होगा। लिखेंगे बेस, क्षार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं, इसका कैसे, ये है हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी HClO4 का नाम बता दिया मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, इसका नाम है, नहीं हाँ बाजी ना करो, हाइपोक्लोरस, नहीं हाइपोक्लोरस। मैं इसका नाम देख लेता हूँ, क्योंकि हाइपोक्लोरस इससे इसी के बेस पर नाम रखा जाएगा इसका, HOCl, हाइपोक्लोरस। मुझे याद आ जाएगा अभी, लिखना। बेस ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देते हैं। सच सब्सटेंस चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। क्लोरिक अम्ल है उसका नाम, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वैसा क्लोरिक एसिड है वो, क्लोरिक अम्ल। इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस या हाइपोक्लोरिक एसिड। जो सवाल आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि पानी में Cl2 का उपयोग करते हैं। पानी में क्लोरीन पाउडर डाली जाती थी ताकि उसके अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तो वह वास्तव में क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड। और हाइपोक्लोरस एसिड बैक्टीरिया को मार डालता है, न कि HCl बनता है, क्योंकि अगर HCl बन गया तो वो हमारे लिए भी खतरनाक होगा। हाइपोक्लोरस एसिड बनता है जब क्लोरीन पाउडर डाला जाता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड। नहीं, पर क्लोरिक मतलब होता है HClO3। 4 होते हैं, HOCl, HClO3, HClO2 और HClO4। लिखेंगे स्वाद में कड़वे होते हैं, कौन, बिटर, टेस्ट में बिटर होंगे। बेस, pH 7 से अधिक होगा, pH इज ग्रेटर देन 7। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन मेटल। एग्जाम्पल लिखेंगे अमोनिया और क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जैसे MgOH2,
CaOH2, जैसे NaOH, KOH, HClO3 नहीं, वो क्लोरस होता है। हाइपो आ रहा है, क्लोरिक, पर क्लोरिक, फिर लिख लीजिएगा पर क्लोरिक, लिख दीजिएगा HClO4 पर क्लोरिक, HClO3 को क्लोरिक, पर क्लोरिक। लिखना पीएच, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसका एक और नाम होता है स्यूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड स्यूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे किसी का पीएच अगर 14 है तो उसमें आप हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कह रहे हैं, जबकि उसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो हम उसे कहते हैं कि वो कैसा है, स्यूडो। स्यूडो मतलब छद्म, आभासी, फील नहीं होगा, मतलब होगा वहां पर हो ही नहीं सकता, पर हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। पीएच एक्चुअल में ये एक स्केल है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर हैं, बीच का नंबर 7 है, जो न्यूट्रल को बताता है कि ना तो वो एसिड है ना बेस है। इधर जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और इधर आगे बढ़ोगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब यहां अम्लीयता बढ़ती है और यहां पर क्षारीयता बढ़ती है। एल्कोलोसिस एक रोग होता है। कौन सा? एल्कोलोसिस, जिसमें उसकी पीएच बढ़ जाती है। किस? नहीं, ब्लड की पीएच नहीं बढ़ सकती है जनरली, क्योंकि ब्लड एक बफर सॉल्यूशन होता है। अभी हम कुछ ही समय में लिखेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या है। जनरली ब्लड का पीएच बहुत रेयरली कब बदल सकता है, जब बहुत बड़ी मात्रा में कोई अम्ल या क्षार शरीर में प्रवेश करे। अन्यथा ऐसा अगर होता तो हम कभी नींबू खा ले बहुत बड़ी मात्रा में, या फिर किसी प्रकार के खट्टे पदार्थ खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। कुछ लोगों का ऐसा भ्रम होता है कि इससे तुम्हारा जो ये है ब्लड है खट्टा हो जाएगा, तो कभी ब्लड खट्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशनों को हम नाम देते हैं जिनके पीएच सामान्यतः बदलते नहीं हैं। लिखना बफर सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिनका पीएच अल्प मात्रा में अम्ल व क्षार मिलाने पर नहीं बदलता, such solutions which pH does not change by adding a small amount of एसिड और बेस। ऐसा विलयन जिसका पीएच अल्प मात्रा में अम्ल व क्षार मिलाने पर नहीं बदलता बफर विलयन कहलाता है। एसिड एंड बेस, इसे ऐसे समझिएगा, ऐसे लोग जो थोड़ी तारीफ करने पर या थोड़ी बुराई करने पर नाराज नहीं होते या खुश नहीं होते, उन्हें कहते बफर सॉल्यूशन। और आइडियल बफर मतलब कितनी भी तारीफ कर लो कुछ चेंज ही नहीं आएगा व्यक्ति में, कितनी भी बुराई कर लो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो हम कहेंगे वो आइडियल बफर है। और कुछ लोग ऐसे होंगे थोड़ा बहुत कहा नहीं कि भयानक क्रोध, तो हम कहेंगे कि वो बफर नहीं, वो सामान्य सॉल्यूशन है। जैसे गांधी जी आइडियल बफर सॉल्यूशन थे, बदलते ही नहीं थे, और हम आम लोग सामान्य बफर भी नहीं हैं, कभी कभी थोड़ा सा भी गुस्सा अगर आ जाए तो स्थितियां भयानक हो सकती है। तो बफर सॉल्यूशन जिनका पीएच बदलता नहीं है, जैसे ब्लड, उदाहरण जैसे रक्त। लिखना अंतिम कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइड विलयन
किन्हें कहते हैं कोलाइड विलयन? हाँ, इस पर गौर करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉन्ग से 1000 एंगस्ट्रॉन्ग के बीच में अगर सॉल्यूट का साइज है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का साइज है, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कोलाइड सॉल्यूशन। जितनी भी दवाइयां लेते हैं वो सभी कोलाइड सॉल्यूशन होती है, क्योंकि उनमें एब्जॉर्प्शन की ताकत अच्छी है, इसलिए दवाइयों का कोलाइड सॉल्यूशन बनाया जाता है। ट्रू सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन की दर कम हो जाती है, इस वजह से जितनी दवाइयां होती है वह कोलाइड फॉर्म में लेते हैं। कोलाइड फॉर्म में हमें पढ़ने हैं 2 मेन, सॉल एंड जेल। सॉल किसे कहते हैं? तो लिखना सॉल, द्रव में ठोस का कोलाइड विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ ठोस सॉलिड इन लिक्विड। ठोस का द्रव में कोलाइड विलयन मतलब समझना, ठोस का द्रव में कोलाइड विलयन मतलब बड़ी मात्रा में क्या होगा? द्रव, और उसके अंदर आप क्या मिलाएंगे? ठोस। जैसे जितनी भी दवाइयां होती हैं वो सभी क्या हैं? सॉल है, इसलिए वहां लिखा होता है एक सॉल, मतलब जो सिरप होते हैं, कप सिरप, वो सभी क्या हैं? सॉल। या दूध, दूध भी क्या है? सॉल है, क्योंकि उस दूध में केसिन प्रोटीन जो मिलाया गया है वो केसिन प्रोटीन ठोस है और वह किसी लिक्विड में मिलाया जा रहा है, तो दूध भी एक तरीके का किसका उदाहरण हुआ? सॉल। और जेल, जेल जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट गाढ़ा होता है, या जो प्रतिदिन आप गेहूं के आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथते हो तो जो बनता है क्या कहते हैं उसे? आटा। वही आटा क्या एक तरीके का जेल है। उसमें पानी में तुम लोग आटा मिलाते हो कि आटे में पानी मिलाते हो? आटे में पानी, मतलब वो क्या है? द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन। लिखेंगे कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन मतलब यहां पर बड़ी मात्रा में कौन रहेगा? सॉलिड। इसलिए वो पेस्ट जितने भी होते हैं वो थोड़े सॉलिड होते हैं, क्योंकि उसमें मात्रा पानी की ज्यादा है या फिर सॉलिड की? सॉलिड की। तो दोनों सॉल और जेल। वैसे एक और होता है पायस, अंग्रेजी में कहते हैं इमल्शन। पायस, इमल्शन, कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रव में द्रव का कोलाइड विलयन, द्रव में द्रव का कोलाइड विलयन। पानी में तेल की 2-4 बूंदे डालिए, उस पानी को घुमाइए तेजी से, तो अब वो तेल के बारीक बारीक कण अंदर आ जाएंगे और मिक्स हो जाएगा उस पानी में, तो वह एक कोलाइड सॉल्यूशन बन गया। उसका नाम क्या रखेंगे हम? पायस, इमल्शन। इमल्शन मतलब लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में। और चौथा मिसेल, ये शब्द ध्यान देना, मिसेल। मिसेल देखना, समझिएगा पहले क्या बात है। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अगर कम सांद्रता पानी में है तो वह ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन अगर इनकी सांद्रता बढ़ाई जाए ना तो वो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं उसके और वो बड़ा आकार ले लेते हैं। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पर ट्रू सॉल्यूशन बनाए और हाई कंसंट्रेशन पर कोलाइड सॉल्यूशन बना ले, हम ऐसे सब्सटेंस को नाम देते हैं मिसेल। साबुन इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। साबुन की कंसंट्रेशन कम रहेगी तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो फिर वह बन जाता है कोलाइड सॉल्यूशन। लिखना, सच सब्सटेंस
ऐसे पदार्थ which form true solution in the low concentration, ऐसे पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर सत्य विलयन बनाते हैं, जो निम्न सांद्रता पर सत्य विलयन बनाते हैं, while at higher concentration its form कोलाइड सॉल्यूशन, जबकि उच्च सांद्रता पर कोलाइड विलयन बनाते हैं, while its form कोलाइड सॉल्यूशन एट हायर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन बनाते हैं। जो धुआं और कोहरा है वो भी कोलाइड सॉल्यूशन है। स्मोक, फॉग, ये भी कोलाइड सॉल्यूशन है, पर स्मोक है सॉलिड इन गैस। ये याद रखने, कई बार पूछा जाता है। धुआं मतलब क्या है? गैस में ठोस के कण है, किस विलयन के रूप में? कोलाइड विलयन के रूप में। इसे नाम देते हैं एरोसॉल। और फॉग क्या है? लिक्विड इन गैस। तो फॉग भी लिख देना। फॉग, मिस्ट, धुंध या तुम्हारा कोहरा। द्रव गैस में मतलब बड़ी मात्रा में कौन होगा? और अल्प मात्रा में द्रव। अगर वहां द्रव की जगह ठोस आ जाए तो एरोसॉल, धुआं। फिर से देखिएगा, सॉल द्रव में, बड़ी मात्रा में क्या होगा? सॉल में। बस इतना दिमाग में रखो, पतला होता है ये। और जेल मतलब लिक्विड इन सॉलिड, और यह सॉलिड इन लिक्विड। फिर पायस, इमल्शन, एरोसॉल, सॉलिड इन गैस। या फिर अगर हम बात करें तो फॉग का एग्जाम्पल कहना चाहे तो लिक्विड इन गैस। पीसीएस वाले बहुत ज्यादा फेवरेट रखते हैं ऐसे सवालों को। वो दे देते एक प्रश्न के रूप में कि पायस क्या है, इमल्शन क्या है, ठोस में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में ठोस, द्रव में द्रव। तो उत्तर आएगा द्रव में द्रव। पायसीकरण हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में, वो अलग घटना थी। वो तो बाइल सॉल्ट याद करिए, वो अलग घटना है। और मिसेल किसे कहते हैं? अरे वो मिसेल अलग है, ये मिसेल अलग है। निम्न सांद्रता पर ट्रू सॉल्यूशन और उच्च सांद्रता पर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन में जुड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ऐसी सब में क्वालिटी नहीं है, ऐसे कुछ ही पदार्थ जैसे साबुन, सोप। और आखिरी शब्द लिखना कोरोजन, संक्षारण। कोरोजन, संक्षारण क्या होता है? ये किसी भी मेटल का मॉइस्चर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिके होना, बट डिके होने की प्रोसेस बहुत स्लो होगी। हम उसे कहेंगे कि वो घटना क्या है? संक्षारण है। लोहे में जो जंग लगना है इसका उदाहरण। या जो लोग तांबे की अंगूठी पहनते होंगे, तो तांबे की अंगूठी जब आप निकालोगे तो एक पीली लेयर बनेगी। वो पीली लेयर एक्चुअल में क्या है? तांबे का क्षरण हो गया है। तांबा वहां से धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है, तो वो तांबे का जंग लगना है। तांबे को भी जंग लगता है। जिसे जंग न लगे वो चीजें महंगी होती है, जिसे जंग लग जाता है आसानी से वो चीजें सस्ती होती है। जैसे सोना महंगा क्यों है? जंग जल्दी नहीं लगता, लगता है लेकिन बहुत देरी से। पर ये बात ध्यान देना, क्या लोहे को जंग हर बार लग सकता है?
अगर 100% शुद्ध लोहा बनाया जाए, 100% प्योर आयरन जिसमें कुछ है ही नहीं दूसरा, उसे कभी जंग नहीं लग सकता है। जैसे अशोक स्तंभ, मेहरौली में जो है, मेहरौली का जो स्तंभ है वो प्योर आयरन है, प्योर लोहा है। मैं बता दूं कि विश्व में आज तक वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो 100% शुद्ध लोहा बना सके, 100%। पर आप कल्पना करिए कि अशोक के जमाने का वो जो स्तंभ है, उस जमाने में लोग इतने बुद्धिजीवी थे कि वो कैसा लोहा बनाना जानते थे, 100% शुद्ध। इतने हजार वर्षों से लगातार उस पर वर्षा होती आ रही है, लेकिन आज तक उसे किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है, क्योंकि वह लोहा 100% प्योर है। जंग केवल तब लगेगी जब उसमें अशुद्धि आएगी। यहां समाप्त होता है फिजिकल केमिस्ट्री। लिखना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला लिखना तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जब शुरुआत में केमिस्ट्री शुरू हुआ था तो तत्व बड़े मुश्किल से 15-20 थे, लेकिन जब 40-50 तक इनकी संख्या बढ़ गई तब इसको वर्गीकृत करना बहुत जरूरी हुआ, ताकि एक जैसे एलिमेंट एक जगह रखे जाए और अलग एलिमेंट अलग कर दिए जाए। तब कई लोगों ने इसको ट्राई किया। कुछ लोगों ने ऑक्टेट बनाए थे, 8-8 सुर होते हैं ना, सारे गामा पा, ऐसे 8-8 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, वो भी असफल हुए। पहली बार इसमें सफल प्रयास किया क्लासिफिकेशन में मेंडलीफ ने, इसलिए मेंडलीफ वर्गीकरण में सबसे पहले और महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण किसने दिया? मोजले ने। देखना दोनों में अंतर क्या है। मेंडलीफ ने अपना जो वर्गीकरण दिया था वो कहा था कि वो परमाणु भार के आधार पर, किसने? मेंडलीफ ने कहा कि परमाणु भार ही किसी परमाणु की पहचान का सबसे बड़ा कारक है। परमाणु भार बदल दीजिए और उसके गुण बदल जाएंगे। लेकिन कई जगह की कमियों की वजह से इसे नकार दिया गया और बाद में मोजले ने साबित करके दिखाया कि नहीं, परमाणु भार मैं अलग अलग कर दूं लेकिन क्वालिटी सेम रहेगी अगर उनका परमाणु क्रमांक समान हो तो। उन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट कैसा होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? परमाणु क्रमांक। जैसे हमारी बॉडी में कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार जीन होते हैं, वैसे कोई भी तत्व में कैसी रिएक्टिविटी होगी, कैसी सक्रियता होगी, क्या वो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ये सारे किस पर निर्भर करता है? परमाणु क्रमांक पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं इसे, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल मतलब वर्गीकरण जिसमें किया जाता है, उस पीरियोडिक टेबल किन पर बेस्ड है और वो किसने दिए हैं? मोजले ने। मोजले साहब का मानना है कि उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं? परमाणु क्रमांक पर। शब्दों पर ध्यान देना, एज इट इज सवाल बन सकता है। मोजले ने पूरे परमाणुओं को 4 ग्रुप में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप लोग मुझे बताएं, हम ब्लॉक जब बांटते तो इसका मतलब जो बिल्डिंगें होगी, 4 बिल्डिंग अगर कहीं पर हैं तो हमने कहा ए ब्लॉक में रहता है कि बी ब्लॉक में कि सी की डी में, ऐसा कहते हैं। तो परमाणु के अंदर भी ऐसे 4 ब्लॉक हैं। उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाता है वह उस ब्लॉक का व्यक्ति कहलाता है। इसका मतलब जिनको मैंने पी ब्लॉक के कहे होंगे वो लोग कौन होंगे? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में चला गया होगा। इसलिए हमने कहा भाई देखो वो अंतिम वहां जा रहा है, मतलब वो उस बिल्डिंग में रहने वाला व्यक्ति है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर आपने कभी केमिस्ट्री की किताब देखी होगी तो ऐसी पीरियोडिक टेबल आपने उस किताब में देखी होगी, जो मैं एक नमूने के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस प्रकार का एक पीरियोडिक टेबल वहां पर आपने देखा होगा। उस पीरियोडिक टेबल में नहीं, ड्रॉ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा।
उस पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ ऐसे बॉक्स बनते हुए दिखाई देंगे। अगर बनाना चाहो तो शॉर्ट में छोटा सा बना देना, जो मैं ब्लॉक के लिए दिखा रहा हूं, और उसमें नीचे ऐसा अलग से एक पट्टी बनी होगी। कभी हम केवल और केवल केमिस्ट्री के मास्टर हुआ करते थे, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कभी हुआ करता था, तो इसे कहते थे एस ब्लॉक। विषय फेवरेट बदलते चलते हैं। पी ब्लॉक इसे कहते थे डी ब्लॉक, और इसे कहते थे एफ ब्लॉक। तब हमने इस एलिमेंट को याद रखने की कई ट्रिक्स निकाली थी, जैसे इसे ऐसा कहते थे हम, देखना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखना, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, हर एक के अलग अलग होते थे। फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप रोए, बाप रोए। तो या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। या फिर इसमें होता था काशी गए स्वामीनाथ पंडित, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, उससे टीपो, उससे टीपो। फिर कल बाहर आएगी आंटी, हीना आगरकर के 0 रन। फिर यहां पर होते थे डी ब्लॉक एलिमेंट, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जलती हो, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जाना। फिर यहाँ नीचे भी होते थे कुछ इस तरीके से, ये जो दोनों बनाए गए थे। यहाँ पर होता है थोरियम, तो तांगे पर यूं नजर पड़ी, पूरा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। इस तरीके के बनाए जाते थे, ताकि ये पूरा याद करना पड़ता था गरीब लोगों को, बेचारे जो केमिस्ट्री वाले होते थे, क्योंकि उनको कौन सा एलिमेंट कब पूछा जाए, कौन सा इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, सब रखने पड़ते थे। इस तरीके से इस पूरे टेबल को याद किया जाता था। हमें क्या याद रखना है वो समझेंगे। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो समझेंगे, एस ब्लॉक में मैक्सिमम लोग मेटल है, धातुएं हैं। पी ब्लॉक में मैक्सिमम नॉन मेटल हैं, और अगर कुछ लोग होंगे भी तो वो मेटेलॉइड होंगे। मेटेलॉइड का मतलब समझ लीजिए, धातु। धातु उन्हें कहते हैं जो चमकदार होगी, जिनके तार बनाए जा सकते हैं और जिनसे प्लेटें भी बनाई जा सकती हैं। ऐसी चीजें जनरली धातु कहलाती है। पूरे डी ब्लॉक में जितने लोग होते हैं सभी मैक्सिमम मेटल है। मैक्सिमम मतलब 99% इसमें धातुएं ही रहेगी। मतलब केवल धातु, उपधातु और अधातु किसमें आएगी? अधातु और उपधातु केवल किनमें मिलेंगे? पी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में जितने लोग हैं 99% उसमें मेटल जरूर हैं, लेकिन वो सभी के सभी रेडियो एक्टिव है। एफ ब्लॉक वाले सभी लोग रेडियो सक्रिय पदार्थ होते थे। ये सभी के सभी मेटल होते हैं, सभी धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आपका चांदी, सोना, सभी इसी में आता है। ये लोग जो होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं। लेकिन उपधातु और अधातु केवल किसमें मिलेगी? पी ब्लॉक में। इसका मतलब मैक्सिमम हिस्सा किससे मिलकर बना हुआ है? मेटल से। याद रखिएगा, नॉन मेटल बहुत कम है, सबसे कम है मेटेलॉइड। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है धातुएं, फिर अधातुएं, और सबसे कम मात्रा में मिलता है उपधातुएं। इसमें यह बात ध्यान देना कि लिक्विड फॉर्म में मिलने वाली जो धातु है, मेटल है, वह है मर्क्यूरी। अगर डी ब्लॉक की बात करें तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मेटल है, जबकि लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला नॉन मेटल है
ब्रोमीन, तो लिखते चलना, लिक्विड मेटल मर्क्यूरी है और लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन है। सबसे हाई अमाउंट में इस पृथ्वी में क्या मिलता है? नहीं, कौन सा? सिलिका। अब समझना, वायुमंडल में जो आप याद करते वो नाइट्रोजन है, तो वो वायुमंडल में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा है, लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है, सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व पृथ्वी पर, पृथ्वी मतलब ओवरऑल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ऑक्सीजन। शब्दों पर ध्यान देना आप मेरी बातों को। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा मिलता है नाइट्रोजन, भूमि की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है सिलिकॉन, लेकिन सबका ओवरऑल जोड़ निकाल दो तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, पृथ्वी में ऑक्सीजन, स्थल मंडल में मतलब जो लिथोस्फीयर है उसमें सिलिकॉन, और जो जल मंडल है हाइड्रोस्फीयर है उसमें, सॉरी जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर उसमें नाइट्रोजन। सब चीजें अलग अलग जगह याद रखनी है। इन पूरी धातुओं में सभी धातुएं रिएक्शन बहुत करती है, इस वजह से कभी भी डायरेक्टली धातु नहीं मिलती है, बहुत उसमें अशुद्धि, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। लेकिन 3 ऐसी धातुएं हैं जो शुद्ध अवस्था में डायरेक्ट मिल जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम नोबल मेटल। नोबल मेटल, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, और वो 3 धातुएं हैं Ag, Au, Hg। चांदी, सोना और मर्क्यूरी, इन्हें कहते हैं नोबल मेटल, नोबल धातुएं। क्यों कहते हैं नोबल धातुएं? रिएक्शन किसी से भी नहीं करती है ये नोबल मेटल। और इन्हें कहते हैं नोबल गैस, ये जो पी ब्लॉक में है ना नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, ये नोबल मेटल है। प्योर मतलब ये नहीं, नोबल मेटल कहने के पीछे का कारण है कि ये रिएक्शन नहीं करती, इसलिए फ्री स्टेट में या प्योर स्टेट में डायरेक्ट मिल जाती है। लेकिन जैसे ये हैं, ये गैस हैं और ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए भी इनका नाम क्या रख दिया गया? नोबल गैस। रेडॉन और जेनॉन आखिरी में एक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए तो हमने क्या लिखा है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और आर्गन, ये चारों ही क्या कहलाते हैं? नोबल गैसेस। चांदी के बर्तन धूप में काले होने के पीछे का कारण हो सकता है कि उनकी रिएक्टिविटी है, लेकिन इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं जितने बाकी के धातुएं थी, जैसे लोहा है, जैसे कॉपर है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी नहीं के बराबर या बहुत कम होती है, इसलिए हम इनका नाम रखते हैं कि ये कौन है? नोबल मेटल, नोबल धातु। इनके अयस्क बहुत ही कम, मतलब एक हाथ, जैसे कि सोने का जो अयस्क मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, नहीं के बराबर, पर जनरली ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। बस मतलब सोने की खदान से सोने को साफ कर दीजिए, धो दीजिए, यूज कर लीजिए, इस प्रकार के अयस्क होंगे। जबकि लोहे का प्रॉब्लम क्या है? हिमेटाइट, मैग्नेटाइट। अब उसे पहले तो कहीं केमिस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में ले जाओ, वहां से अशुद्धि निकालो, धो लो उसे, तब जाकर कोई चेंजेस आ पाते हैं, इसलिए वह नोबल ना होकर सामान्य धातु है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोबल धातुएं किन्हें कहेंगे? जिनमें रिएक्शन नहीं होती और वह फ्री स्टेट में मिलते हैं। ऐसे कौन है? सोना, चांदी और नोबल गैस, ये अधातुएं हैं, पर ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करते। मेटेलॉइड, अधातु और उपधातु अलग अलग चीजें हैं। ऐसे तत्व जिसमें दोनों के गुण हो, वो कुछ धातुओं जैसे गुण शो कर दे। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसके तार नहीं खींच सकते, तो हम क्या कहेंगे? वह उपधातु है। कुछ क्वालिटी उधर की भी है, कुछ क्वालिटी इधर की भी है, तो हम कहते हैं कि वह उपधातु है, जिनमें धातुओं के भी कुछ गुण हैं और अधातुओं के भी। ना तो वो पूरी तरह से धातु बन पाए,
ना पूरी तरह से अधातु बन पाए। लिखना मेटलर्जी, धातु कर्म, धातु कर्म। तो दो चीजें होती हैं, पहले उसे समझ ले हम, मिनरल्स एंड ऑर्स, अयस्क खनिज और अयस्क। समझना बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि मैंने किसी क्षेत्र में देखा कि तांबे की खदान है, तो तांबे की खदान से जो भी पदार्थ मिल गया वह क्या है? मिनरल है, वह क्या है? खनिज है। और मैंने चेक किया कि उसमें तो धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो फिर मैं उसे इंडस्ट्री में लेकर आया और उससे मैंने धातु प्राप्त की, तो वो क्या बन गया? लेकिन मान लीजिए मुझे मिला उसमें कि भाई तांबा तो है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में है कि उसे सेपरेट करने के बाद मुझे जितना तांबा मिलता है उसके उत्पादन से हुई कमाई मेरे खर्च से क्या है? ज्यादा है। तो कम है, खर्च से कम है कमाई मेरी, तो मुझे क्या हो रहा है? नुकसान। तो क्या मैं उस पदार्थ का उपयोग तांबा प्राप्ति के लिए करूंगा? तो ऐसे पदार्थों को हम नाम क्या रख देंगे? केवल वो तांबे का खनिज है लेकिन अयस्क नहीं है। महत्वपूर्ण मानव के लिए खनिज है या अयस्क है? अयस्क है, क्योंकि उसी से धातु प्राप्त होगी। इसका मतलब मेटल exist in the nature in the form of minerals, and those minerals which have higher amount of matter and we can obtain the metal, it is called ores. सभी अयस्क लेकिन क्या होंगे पहले ही? लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। लिखना मिनरल, खनिज, धातु जिस अवस्था में मिलती है, धातु जिस अवस्था में मिलती है उसे खनिज कहते हैं। और यदि खनिज का उपयोग धातु प्राप्त करने के लिए उद्योग में किया जाए, एंड इफ मिनरल यूज फॉर द ऑब्टेनिंग मेटल्स, और यदि खनिज का उपयोग धातु प्राप्त करने के लिए उद्योगों में किया जाए, देन इट इज कॉल्ड ऑर्स, तो उसे अयस्क कहते हैं। इट मीन्स ऑल ऑर्स आर मिनरल्स, सभी अयस्क खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अब हमें पढ़ना है इसमें एक मॉलिक्यूल, पहला वाटर। वाटर पानी दो प्रकार का होता है, H2O। एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल की परिभाषा पूछे कोई तो ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग न दे, और सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग दे। तो कठोर जल भी होता है दो प्रकार का, अस्थाई कठोरता टेम्पररी हार्डनेस, और स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस।
अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है पानी में, तो उससे उत्पन्न कठोरता अस्थायी होगी, जो केवल गर्म करने पर हट जाएगी। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के पानी में भी आपको कठोरता मिलेगी। आप अगर घर में पानी गर्म करते होंगे रॉड से, तो रॉड के चारों तरफ कैल्शियम जमा हो जाता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि पानी को गर्म करने पर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट था वो बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील है। तो पानी में अघुलनशील होने की वजह से वह उस रॉड से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। यह होता है टेम्पररी हार्डनेस। लेकिन अगर कहीं पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड आ जाए, तो वह होती है स्थायी कठोरता, जिसे गर्म करने पर आप दूर नहीं कर सकते। कोई केमिकल मेथड यूज करनी पड़ेगी, और वह केमिकल मेथड के बाद फिर वो वाटर सॉफ्ट वाटर में बदल पाएगा। फिर से रिवाइज कर रहे, तेजी से लिखते चलो। हार्ड वाटर उसे कहेंगे जो पानी साबुन के साथ झाग नहीं देता है। सच वाटर नॉट फॉर्म फोम विथ सोप। टेम्पररी मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और टेम्पररी क्यों कह रहे हैं आप उसे, हट जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो पानी में घुलता नहीं है, तो वो हट गया, पानी अच्छा हो गया। और स्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, इसे आप गर्म करने से अलग नहीं कर सकते हैं। यह परमानेंट होते हैं इसलिए क्योंकि इसकी रिएक्शन किसी प्रकार के सामान्य गर्म करने से टूटती नहीं है। इसके लिए कोई केमिकल प्रोसीजर अपनाया जाएगा। हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्लियर हो चुका है। हार्डनेस भी दो टाइप की क्लियर हो चुकी है, टेम्पररी भी और परमानेंट भी। सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे, जिसके अंदर झाग बन जाएगा और उसके अंदर ऐसी अशुद्धियां नहीं होगी। पर एक और पानी होता है जिसे कहते हैं भारी जल। कुछ लोग भारी जल लिखेंगे, कुछ लोग गुरु जल लिखते हैं। ज्यादा शुद्ध हिंदी में लिखने के प्रयास में गलत लिख देते हैं। हेवी वाटर, गुरु शब्द समझते हैं ना, हिंदी में मात्राएं आती है, जो अलंकार होते थे, अलंकार, उसमें दिखाया जाता है, जैसे नहीं मात्रा होती है ई और बड़ी ई, तो बड़ी ई को कौन सी मात्रा कहते हैं, गुरु मात्रा कहते हैं। बड़ी ई की मात्रा मतलब गुरु मात्रा, और जो छोटी ई होती है उसे कहते हैं कि लघु मात्रा है वो, तो लघु और गुरु शब्द आते हैं, उसी से लिया गया गुरु मतलब भारी। पर गुरु वास्तविक सही शब्द नहीं, सही नाम है उसका भारी जल। भारी जल का मतलब कोई कठोर जल से संबंध, बस उसमें भारी रेडियो एक्टिव, अपने भारी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, समस्थानिक है, बाकी कुछ भी उसमें नया नहीं है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं बॉन्डिंग की, कि पानी की बॉन्डिंग कैसी होती है। उसके पहले हम समझना चाहते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो लिखना केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। इस प्रकृति में कोई भी एलिमेंट, सवाल यह है कि आखिर रिएक्शन क्यों करना चाहता है, मतलब आखिर वो क्रिया क्यों करेगा। क्यों सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके नमक बना रहा है, सवाल यह है। क्या सोडियम के जीवन में कोई दुख था, सामान्य जीवन जीता बेचारा, सोडियम के रूप में रहता पृथ्वी पर, क्या तकलीफ थी उसे कि क्लोरीन के पास जाकर उसे जीवन का आगे का अध्याय बनाना पड़ा। तो इन सभी लोगों की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि हर परमाणु जनरली अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और माना जाता है कि अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी,
स्टेबल हो जाएगा और वह फिर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर वो किसी से रिएक्शन करना चाहता है तो उसके पीछे का कारण है केवल और केवल आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाना, 8। इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 8। जरा देखना, सोडियम के बारे में समझा रहा हूं तुम्हें मैं। सोडियम 11 है परमाणु क्रमांक, तो ऐसा होता है, नियम होता है कि पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, पहली शेल में 2 रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, फिर 8 रहेंगे, फिर 8 18 रहेंगे, फिर 18। ऐसा कुछ नियम होता है, ये केमिस्ट्री वालों के नियम है। हमें तो केवल इतना याद रखना है कि पहली शेल में 2 होते हैं और अगली शेल में 8। तो जरा सोडियम से देखना, पहली शेल में तो 2 आ गए, अगले में 8 आ गए और आखिरी में कितने आ गए। अब वो तीसरे में भी क्या चाहता है, मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा मुझे 8 चाहिए। मैंने कहा देखो इस दुनिया में कोई दानी लोग नहीं बैठे हैं, कलयुग चल रहा है, 8 अगर होना है तो तुम्हें 7 चाहिए, और पृथ्वी पर 7 डोनेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तुम मेरी बात मानो, तुम ही किसी को इसको दे दो बाहर वाले को, तो बेनिफिट क्या होगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुम्हारे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो ये तैयार हो गया मेरी बात सुनकर, और अपना इलेक्ट्रॉन हाथ में लेकर घूमकर मार्केट में घूम रहा है और चिल्ला रहा है किसी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बताएं। क्लोरीन था खड़ा, 17 है उसका परमाणु क्रमांक, 2 8 7। मेरे से मुलाकात हुई तो कहता है मैं 7 देकर आ जाऊं। मैंने कहा दोगे किसको, कोई लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि 7 का लेना और इतना समझौता करना किसी के बस की बात नहीं है। तुम मेरी बात मानो तो 7 की जगह क्या करवा दो, 1 ले लो। मैंने सोडियम और क्लोरीन के बीच में समझौता करवाया। सोडियम ने बात मानी कि सुबह के समय खाना वो बनाएगा, शाम को क्लोरीन खाना बनाएगा। इस तरीके से बातचीत तय हुई और विवाह हो गया और एक नया प्रोडक्ट बन गया NaCl। अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो, एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसकी वजह से उस पर एक नया चार्ज आ जाता है, उसका नाम है, और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया उस पर एक चार्ज आ गया जिसका नाम है निगेटिव। अब ये दोनों लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हो गए, जुड़ गए। फोर्स बहुत स्ट्रांग था तो कुछ ऐसे जुड़े कि सारे उनके समुदाय के लोग नजदीक आना शुरू हो गए, और जैसे ही लोग नजदीक आना शुरू हो गए तो रिजल्टेंट वो स्ट्रक्चर किस में बदल गया, फिर वो बन गए ठोस। ऐसे बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। आयनिक बंध में क्या होगा, एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा लेगा, दोनों पर चार्ज आएगा, दोनों के चार्ज बनने के बाद उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, हम कहेंगे कि वो आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन दूसरा देखना, कोवेलेंट बॉन्ड, लव मैरिज कहते हैं हम इसे केमिस्ट्री की दुनिया में। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ओर मेरी मुलाकात हुई, ऑक्सीजन का मैंने हाल देखा तो बड़ा तकलीफ में था बेचारा। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास 8 है तो 2 और 6, तो 6 तो किसी को दे नहीं सकता है, लेने की कोशिश में रहेगा। पर इसने पूरी दुनिया छान ली लेकिन इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला ही नहीं, बड़ा दुखी था। ऐसा एक और दुखी व्यक्ति इसको मिल गया, उसके भाई जैसा ही, वो भी दुखी था, दूसरा ऑक्सीजन भी। अब ये दोनों लोग किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बराबर ताकत रखता है तो कोई भी व्यक्ति झुकने को तैयार नहीं है। मैंने कहा देखो भाई तुम ऐसा करो, ठीक है सुबह शाम के खाने की बात छोड़ दो, तुम दोनों लोग ही अपने इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा आगे लेकर आ जाओ। इसने भी थोड़ा ढकेल दिया, इसने भी थोड़ा ढकेल दिया। अब इस पर हक इसका हो गया, इसका भी हक हो गया। इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग हुई है, ना तो किसी ने दिया है ना किसी ने लिया है। अब तुम इससे मुलाकात करोगे ना, पूछोगे क्या है भाई तुम्हारे पास, तो कहेगा देखना ये मेरे 4 और ये 4 है मेरे वाले, कितने हो गए। इससे पूछो ये क्या कहता है, ये 4 ये भी मेरे 4 हैं, दोनों की ख्वाहिश क्या हो गई। और इस वजह से फिर ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर बैठे और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बना दिया। लेकिन बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है जितना कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने पर होता।
इस वजह से वो एक दूसरे के नजदीक ज्यादा नहीं आ पाए और परिणामतः क्या हो गया। तब ध्यान देना, जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। सोडियम क्लोराइड, उसको अगर हमें गर्म करके पिघलाना है तो बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जनरली ये किस फॉर्म में होंगे, गैस या लिक्विड। लेकिन देखना, इसमें एक व्यक्ति, धोखेबाज लोग भी होते हैं ना, कि भाई पहले तो बात कर रहे थे विवाह से पहले कि ठीक है तुम घबराओ नहीं, हम सब संभाल लेंगे, विवाह होने के बाद फिर बोलने लगे कि अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएंगे। तो ऐसे दो तीन लोग धोखेबाज है। उसमें सबसे बड़ा धोखेबाज है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। मतलब ये बदनाम है, मतलब पूरी तरह से सहसंयोजी बंध जब बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग का बनाते ना, बड़ी बदमाशी करते। देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। अब ऑक्सीजन की मुलाकात गलती से हाइड्रोजन से हो गई, हाइड्रोजन से बात की, लाओ मैं वो इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या करोगे उसे 1 इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन ने कहा अगर वो 1 भी दे दूंगा तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, प्रोटॉन लेकर घूमू मार्केट में मैंने कहा देखो, मुझे अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरा भी कुछ वेट बढ़ जाएगा। और यह ऑक्सीजन कहता है मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं, तुम सोचो तुम कौन और मैं कौन, ऑक्सीजन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वाला। उन्होंने कहा चलो भाई ऐसा कुछ ना करते, अपन शेयरिंग कर लेते, तुम भी अच्छे व्यक्ति रहना, मैं भी रहूंगा। शेयरिंग कर ली, लेकिन क्या अभी ऑक्सीजन की पूरी ख्वाहिश पूरी हो गई, ऑक्सीजन की ख्वाहिश अभी बाकी है, एक और चाहिए उसे। किसी और हाइड्रोजन से मुलाकात करके उसने ऐसा ही समझौता करवाया, और यहां पर भी अब बॉन्डिंग कुछ ऐसी बन गई यहां पर। लेकिन जैसी एक बार बॉन्डिंग हो गई तो इस ऑक्सीजन ने अपनी औकात दिखा दी, बोले किस बात का हाइड्रोजन, घर जाओ अपने, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेंगे। रिजल्टेंट ये हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, किसका, हाइड्रोजन का। पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पूरा डोनेट किया नहीं, अभी वो बंधा हुआ है, वो कहेगा मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे लौटाकर नहीं देते, पर छीन लिया गया, थोड़ा बहुत उसकी तरफ खींच गया, तो इस पर थोड़ा सा क्या हुआ, चार्ज नेगेटिव, और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब रिजल्टेंट ये हुआ कि ये चिल्लाने लगा कि बचाओ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। तो इसको बचाने के लिए कोई और नहीं, वही व्यक्ति आया जिसने किसी और के साथ धोखा किया था, क्योंकि उसके भी लोग नाराज हैं और वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे बचाओ हमारे साथ धोखा हुआ। इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव वाले लोग एक दूसरे के क्या आने लग गए, नजदीक। रिजल्टेंट ये हुआ कि इनकी दूरियां कम होने की वजह से, जो पहले इतनी दूरियां थी अब वो इस प्रकार से हो गई, और रिजल्ट ये बन गया कि अब वह गैस की जगह लिक्विड फॉर्म में बदल गया। ऐसा स्पेशल बॉन्ड जो यहां बनाया गया है, इन्हें नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जरा समझते चलना, इस घटना की वजह से ही पानी पानी है। अगर यह घटना नहीं होती तो इस पृथ्वी पर कोई भी जो पानी या द्रव है वह इस तापमान पर द्रव फॉर्म में नहीं होता, वो गैस होती। इस घटना ने पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा दिया, उसकी स्टेट गैस की जगह लिक्विड कर दी। और ऐसी धोखेबाजी करने वाला एक और व्यक्ति कौन है, तो फ्लोरीन भी जब HF बनाता है तो वो भी किस फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड। H2O भी बनता है तो किस फॉर्म में, लिक्विड। लेकिन अमोनिया उतनी ताकत से नहीं, लेकिन फिर भी लो टेम्परेचर पर वो किस फॉर्म में बदल जाता है, लिक्विड। इसलिए सवाल आता है कि ऑक्सीजन जो पानी है वो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, उसमें सभी हाइड्राइड जितने भी उसके ग्रुप में है, उसके ग्रुप में देखना कौन कौन है, उससे टीपो, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, सबके भी हाइड्राइड है, लेकिन सब गैसीय फॉर्म में है। यही लिक्विड फॉर्म में क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पानी का ज्यादा क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से।
जितनी भी पानी के अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी आ गई है, लेटेंट हीट इतनी ज्यादा की हुई पानी की, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इस हाइड्रोजन बॉन्ड ने पानी के कैरेक्टरों को बहुत अलग ही तरीके से बदल दिया। लेकिन इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की काबिलियत केवल किन में है? इन्हीं 3 लोगों में, क्योंकि यह 3 लोग धोखेबाज कहलाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है। कोई शब्द कहे कि ये क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसमें बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत इनकी सबसे ज्यादा है। यही सबसे बड़े धोखेबाज है। इस वजह से ही यह किसी भी बनने वाले मॉलिक्यूल को गैस की जगह किस में बदल सकते हैं? लिक्विड में। इसलिए इनके जितने तत्व होते हैं वो किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म। पहला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया, आयोनिक बॉन्ड, और एक ने लिया, उससे दोनों पर चार्ज आ गया और दोनों जुड़ गए फिर। और जब चार्ज की वजह से जुड़ते हैं तो उनका बॉल फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रांग, तो वो सॉलिड हो जाते हैं। दूसरा, किसी ने इलेक्ट्रॉन ना दिया ना लिया, शेयरिंग हुआ। पर शेयरिंग में कभी कभार अगर ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं ये वाले केवल, तो वो नजदीक हो जाते हैं, उससे क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि वहां वाले लोग लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और तीसरा बॉन्ड होता है उपसहसंयोजी बंध। इसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होगा, लेकिन शेयरिंग दोनों नहीं करेंगे। देखना, मान लीजिए अमोनिया है, एक समझिएगा बस उदाहरण। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। उसकी मुलाकात एक तत्व से हो गई तो उनके बीच में रिएक्शन हुई, पर इस रिएक्शन में जो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है ना, वो पूरी तरह से किसने दिया? अमोनिया ने। पर वह किसी को दिया नहीं है, वो केवल किस प्रकार से चल रहा है? शेयरिंग फॉर्म से। जरा देखना, समझना, इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता तो बॉन्ड कौन सा बन जाता? अगर दोनों शेयरिंग करते, दोनों शेयरिंग हो रही है, लेकिन डोनेट केवल एक ने ही शेयरिंग करने के लिए दिया है, दोनों, तो हम कहेंगे कि वो बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कोई बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती है। इस वजह से यह भी लोग गैसीय फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। तीनों बॉन्ड बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं। एक ने दिया, एक ने लिया, आयोनिक। दोनों ने साझेदारी की, कोवलेंट। साझेदारी हुई लेकिन केवल एक ने ही शेयरिंग करने में मदद की, तो हम कहेंगे वो कैसा है? उपसहसंयोजी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जरा पानी के बारे में ध्यान देना। पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होती है? पानी का घनत्व मैक्सिमम होती है। देखो, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं मैं। जब पानी बर्फ में बदलता है ना, तो पानी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पानी जब बर्फ में बदलता है तो पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो रिजल्टेंट ये हो जाता है यहां पर कि पानी एक ऐसी वृहद संरचना में बदल जाती है। तुम बनाना नहीं, बस जो समझना चाह रहा हो उस पर देखना। ये पानी बदल गया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ गए बर्फ में, इसलिए तो वह ठोस हो गया है। लेकिन बीच बीच में जगह क्या हो गई? बहुत खाली रह गई। रिजल्टेंट ये हुआ कि उसका आयतन बड़ा हो गया। और हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है? मास बटे में। तो वॉल्यूम के बढ़ने पर डेंसिटी क्या हो जाती है? इसलिए बर्फ का घनत्व पानी से कम। फिर रिपीट कर रहा हूं, बर्फ में जो बर्फ की संरचना है वो एक जाल नुमा, केज नुमा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसमें बीच में बहुत सारी जगह, खाली जगह बच जाती है। रिजल्टेंट ये होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन के बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी कम। जब आप उसे गर्म करोगे तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? टूटेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से जो जगह खाली थी वो क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप गर्म करते जाओगे और 4 डिग्री सेल्सियस पर लाओगे तो इतने हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे जितने से उनका खाली स्थान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, डेंसिटी। इसके बाद अगर तुमने तापमान बढ़ाया तो हाइड्रोजन बॉन्ड और टूटेंगे और वो खाली जगह पर नहीं, अब अपनी ऊर्जा से एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, वॉल्यूम फिर बढ़ना शुरू होगा, डेंसिटी फिर से कम होना शुरू होगी। इस वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या और उसकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि वह आयतन कैसा कर देता है, न्यूनतम। इस वजह से उसका घनत्व 4 डिग्री पर क्या होता है, उससे ज्यादा कर दोगे तो केजनुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम हो जाता है। उससे ज्यादा करने पर भी यह प्रॉब्लम रहेगी। ये पानी के बारे में इतनी बातें हमें याद रखनी है, लिख लेना। कुछ छोटी छोटी बातें देख लीजिए बस, बाकी तो आपको एक टेबल अभी आज शाम को आपको जितनी भी वायरस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां थी, विटामिन थे, उसका पूरा चार्ट दे रहा हूं मैं, वो अलग नहीं रखोगे, अपनी कॉपी में उसे आज ही लिख दोगे ताकि जब भी पढ़ना हुआ तो एक सिंगल कॉपी पूरा काम कर सके, ताकि किसी दूसरी चीज पर निर्भरता न रहे। लिखते चलना। सोने जो चांदी के चम्मच होते हैं उसमें लहसुन, प्याज और अंडा नहीं खाना चाहिए। क्यों? सल्फर होता है तीनों में, और सल्फर की रिएक्शन जब भी चांदी से होती है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है जो जहरीला होता है, जो व्यक्ति की मौत कर सकता है। इसलिए चांदी के चम्मच में प्याज, लहसुन और अंडा नहीं खाना चाहिए, सिल्वर सल्फाइड। KNO3 ये कहलाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में भारत में। और NaNO3 इसे कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। चिली जो देश है वहां पर इसका यूज करने की वजह से उसका नाम रखा गया है चिली सॉल्ट पीटर। जो कांच होता है, कांच का निर्माण किससे होता है? रेत। आपको ये मालूम हो या ना हो, कांच बनता है सिलिका, मतलब रेत है, वो रेत से ही बनाया जाता है। रेत को बिल्कुल फाइन पार्ट में चेंज किया जाता है और उसी के बेस पर फिर कांच बनाया जाता है लिक्विड फॉर्म में। उसकी हार्डनेस के लिए उसमें अलग अलग मेटल डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने उसमें निकिल मिला दिया तो ऐसा कांच बनेगा जो बुलेट प्रूफ होगा। तो कांच जो अलग अलग टाइप के होंगे वो मेटल के मिश्रण के साथ, लेकिन कांच में मेनली क्या होगा? सिलिका। जो कागज होता है वह सेलुलोज और जिलेटिन का मिश्रण होता है। सेलुलोज और जिलेटिन का मिश्रण होता है। लोहा 3 टाइप का होता है, ढलवा, पिटवा, इस्पात। इसे कहते हैं कास्ट आयरन, इसे कहते हैं रफ आयरन और इसे कहते हैं स्टील। ढलवा, पिटवा, इस्पात ये लोहे में कितनी अशुद्धि है उसके आधार पर वर्गीकरण है। सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा। इसमें कार्बन की अशुद्धि सबसे कम होगी। सबसे ज्यादा अशुद्धि होती है ढलवे लोहे में, सबसे अधिक। और अशुद्धि के मामले में सबसे अधिक अशुद्धि इसमें होगी। और स्टील में ना तो अधिक है ना कम, औसतन। मतलब सबसे अच्छा लोहा होता है
पिटवा, रफ आयरन। उसके बाद सेकंड नंबर पे अच्छा होता है स्टील, इस्पात। और सबसे खराब होता है कास्ट आयरन, मतलब ढलवा लोहा। भारत में जितने भी लोहे बनाने की इंडस्ट्रीज है, सभी में जो लोहा बनता है वह ढलवा है। अगर पिटवा बनाना है तो हमें फिर उसमें टेक्निकल चेंजेस लाने पड़ेंगे जो थोड़े ज्यादा खर्चीले होते हैं। ये सर सॉल्ट पीटर वगैरह नाम है, मतलब ये नाम है इनके। नहीं ऐसा नहीं, नाम तो है ना, पोटेशियम डाइक्रोम, अपने पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, लेकिन इनके दूसरा नाम, इनके निक नेम, मतलब फर्टिलाइजर के रूप में यूज करने की वजह से। और एक मैं इसमें टेबल दूंगा आपको, कौन कौन से हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोडक्ट पढ़ने हैं। जैसे कुछ अपने कांच के प्रकार, कुछ सीमेंट कौन कौन से और कैसे बनता है, कुछ छोटी चीजें हम इसमें देखेंगे जो एक चार्ट के रूप में दूंगा मैं, उसे आप याद रखेंगे डायरेक्ट। ब्रेक के बाद अब स्टार्ट होगा फिजिक्स।